नमस्कार, मैं हूं हुरितान। हॉर्नबिल टीवी भारत में आपका और एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज का बड़ी खबर, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़े गए शहजाद के परिजन बोले पाकिस्तान से सूट लाकर बेचा करता था। शहजाद की पत्नी राजिया ने शहजाद के पाकिस्तान जाने की बात कबूली। लेडीज सूट का कपड़ा लेने पाकिस्तान जाने की कबूली बात। राजिया के मुताबिक उसकी पति शहजाद कई बार पाकिस्तान लाहौर शहर गया। उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट ने शहजाद को किया है गिरफ्तार। एनटीएस की टीम ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में शहजाद को किया गिरफ्तार। शहजाद पर भारत पाकिस्तान के बीच केमिस्टिक कपड़े मसाले अवैध रूप से तस्करी करने का भी आरोप। शहजाद पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। एनटीएस के मुताबिक शहजाद के भारत की सुरक्षा जुड़ी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट्स को सजा की है। इन लोगों के वीज़ा आदि का इंतजाम भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट्स द्वारा कराया जाता था। तो आइए सुनिए। क्या नाम है आपका? राजिया। राजिया, जी। आपके जो शौहर हैं शहजाद, क्या जी। करते हैं काम? बस काम करते थे, सूटों का काम खुल गया तो कर लिया, नहीं तो अपने मेहनत मजदूरी, ये फ्रूट का ठेला बस खाली लगा लिया। सूट कहाँ से लाते थे? सूट लाहौर से। पाकिस्तान से? जी। तो कितनी बार जाते थे, महीने में या साल में? महीने में ना, साल में चले गए, 2 साल में, साल में बस तो 1-2 बार लाकर बस सूट। बेचते थे? जी हाँ। फिर बस अब क्या हुआ आज? आज क्या पता क्या हुआ, किसने करा, ये सब झूठ साबित कर रहे हैं, उनको दोषी ठहरा रहे हैं उन्हें लोग। बहुत जुल्म हो रहा है उनके साथ में, बहुत जुल्म हो रहा है। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते थे? नहीं 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 नहीं, सब झूठ है ये सर, सब झूठ है, सब झूठ है। आपसे कभी बात हुई थी? नहीं नहीं नहीं, सब झूठ है। कितनी बार जा चुके हैं पाकिस्तान और क्या कारोबार था आपका जो आप बता रहे हो, कपड़े का कारोबार करते थे? जी जी, कारोबार कपड़े का, कपड़ा आता था बस। और कोई भी साथ में जाता था उनके? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। कभी कोई लोग आए यहाँ पे मिलने? नहीं नहीं नहीं, वहाँ के नहीं आए कोई। फोन पे कभी बात करते हो, आपसे कहा हो? नहीं नहीं, फोन पे भी कोई बात नहीं थी। कितना पढ़े लिखे थे? पढ़े लिखे भी नहीं है। मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के सपनों साकार करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गेश कुमार ने 150 से भी ज़्यादा बच्चों को आईपीएल मैच के टिकट वितरित कर अपने ही साधन से सभी को इकाना स्टेडियम के लिए रवाना किया। ये सभी बच्चे थे जिन्होंने ना कभी प्लेयर्स को सामने से देखा और ना ही प्लेग्राउंड को इन्होंने दुर्गेश कुमार और भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान से आईपीएल मैच देखने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद सभी बच्चों को भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान द्वारा टिकट वितरित किया गया। तो आइए देखिए। आज के 150 बच्चे स्लम से जा रहे हैं, जो हमको 10 स्लम है जहाँ पर हम लोगों ने देखा है, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे। ये बहुत दिनों से इनकी डिमांड थी, सर हमको एक बार स्टेडियम कैसा होता है, मैच कैसे होते हैं, ये प्लेयर कैसे होते हैं, कभी देखा नहीं था। सिर्फ टीवी पे कहीं कहीं एक आध बच्चे देखा होगा, बाकी वो भी नहीं देखा थे। तो आज भाई दुर्गेश जी और दुर्गेश जी की पूरी टीम ने मिल करके इनको बच्चों को जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे दशहरा मेला हो, ये सब लगातार पूरा एक्ट करते हैं और इनको डांस सिखाया जाता है, इनको बाकायदा योगा सिखाया जाता है, इनको लगातार इन लोगों को शिक्षित करने के साथ साथ में इनको रोज़गार भी दिलाया जाता है। और स्लम के बच्चे जो रोज़गार करते हैं उसकी आप सोच नहीं सकते किस तरह से संपन्न परिवार हो गया। ये कहीं ना कहीं नशे के चपेट में जाते हैं, कहीं ना कहीं भीख मांगने के कगार पर रहते हैं। वो भीख मांगना इनको छुड़ाया गया और इन बच्चों को मेन लाइन से जोड़ा गया, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे वहाँ का जॉब करके वो 5-5 बच्चों को दे भी दिया गया। एक जॉब दिला दी गई, वो 20-25 हज़ार पाता है, वो 5 बच्चों को उसको दे दिया गया। इस तरह की व्यवस्था करते करते लखनऊ के बहुत सारे स्लमों में इन बच्चों को देखने की, इन बच्चों की व्यवस्था कर दी गई ताकि बच्चे अपनी ज़िंदगी अच्छे जी सकें और अपने
जो मेन लाइन होनी चाहिए उस लाइन पर जुड़ जाएंगे, निश्चित ये देश की प्रोग्रेस में और देश की महती भूमिका निभाएंगे अपने देश के प्रोग्रेस में। ये आज कहीं ना कहीं जो भीख मांग रहे थे, जो नशे के शराब में खोरी बन रहे थे, कहीं ना कहीं अपराधी की दुनिया में जुड़ रहे थे, वो उससे दूर होकर के अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। मैं सभी ऐसे बच्चों को, हमारी दुर्गेश जी को, दुर्गेश जी की पूरी टीम को वो साधुवाद बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये लोग लगातार सालों साल लगे हैं, तभी इतने सारे बच्चों को मैनेज कर पाएंगे। दो चीज़ें हैं, जब तक हमको हम मेनलाइन से नहीं जोड़ेंगे, जब तक हमको योगा प्राणायाम और कहीं ना कहीं रोज़गार नहीं देंगे, तब तक ये इससे दूर नहीं हो पाएंगे। अब हम लोगों का मेन काम है इनको रोज़गार दिलाना। बहुत सारे बच्चों को मैं बता दूं, आपको जानकारी दे दूं, बहुत सारे बच्चों को कुछ नहीं दे पाए, गार्ड दिला दिया, गार्ड की नौकरी दिला दी, वो गार्ड की नौकरी से भी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इन बच्चों को कहीं ना कहीं अपने रोज़गार परक बनाएं, कहीं खेल में लगा दें या किसी एक्ट में लगा दें या डांस में लगा दें या कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तभी नशे दूर हो सके। वैसे बच्चे नशे से दूर नहीं हो पाते। मैं हमारे पास 16,000 बच्चे हैं और करीब 4,000 के स्टाफ है, 20,000 लोग बिल्कुल नशा मुक्त हैं। कहीं ना कहीं एक भी बंदा, एक भी बच्चा नहीं जो कोई नशा करता हो। यानी कि आप मानते हैं कि रोजगार न मिलने की वजह से नशे की तरफ भाग रहे हैं? निश्चित है, रोज़गार के लिए हमको काम करना पड़ेगा, उसके लिए झुग्गियों में जा कर के रोज़गार परक उनको बनाना पड़ेगा, तभी हमको नशे से दूर कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद। इधर सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और उनके उचित निस्तारण का आदेश देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया। इस मौके पर प्रमुख सचिव सूचना गृह संजय प्रसाद एवं सूचना निदेशक श्री विशाल सिंह मौजूद रहे। तो देखिए। लखनऊ के हजरतगंज में स्थित हनुमान जी का दक्षिण मुखी प्राचीन मंदिर शहर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इस प्राचीन मंदिर में जेठ माह के बड़े मंगल का भी काफ़ी महत्व है। जेठ के दूसरे बड़े मंगल पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आज के इस जेठ के दूसरे बड़े मंगल पर जहां लखनऊ के सभी मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सूर्य प्रताप शाही और स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ के हजरतगंज स्थित दक्षिणी मुखी हनुमान जी के पूजा अर्चना के साथ प्रसाद वितरित किया। तो आइए देखिए। बातचीत करते डीएनए को लेकर लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। आप में लगातार देखिए बड़ी समाजवादी पार्टी कर रही है, इसको आप कैसे कह रहे हैं? ये बाबा की कृपा है कि पूरे प्रदेश में आज बड़े मंगल के अवसर पर भंडारे लगाए गए हैं। पूरे प्रदेश में बाबा की कृपा बरस रही है, हनुमान जी का सब आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो पहले लक्ष्मणपुरी के नाम से जानी जाती थी, यहाँ पर हनुमान जी का बहुत ही महत्व है और जेठ माह के प्रत्येक मंगलवार को लखनऊ में व्यापक पैमाने पर हनुमान जी के कार्यक्रम आयोजित होते हैं और उनके ऊपर भंडारे चलाए जाते हैं। जो पौराणिक कथाओं में जो प्रचलित है कि आज ही के दिन भगवान श्री राम का हनुमान जी से पहली मुलाकात हुई थी और इस नाते इस दिन का बड़ा ही महत्व है। और हनुमान जी हमारे बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रदेशवासियों को ज्ञान और बुद्धि में वो सक्षम बनाएं और सबका कल्याण करें, यही मेरा उनसे निवेदन है। हनुमान जी की कृपा बरस रही है और यहाँ पर आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी की तरफ से भंडारा है। आज सेवा करने का हम सबको भी मौका मिला। भक्त जनों का कतार में है, प्रसाद सभी ग्रहण कर रहे हैं। मैं ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ इसी तरह आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और उत्तर प्रदेश पर इसी तरह कृपा प्रभु का बना रहे। राज्य खुशहाल हो, देश खुशहाल हो और गरीब सुखी रहे, संपन्न रहे। यूपी के कसगंज में योगी सरकार ने 724 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का तोहफा दिया है। इस दौरान एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान में भारतीय सेना द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा और चारों खाने चिट कर दिया है। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बीती 10 साल में सेना का मजबूत किया है। पाकिस्तान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को उसकी सीमा पर घुसकर धूल चटाई
और करार जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर इसका उदाहरण है। सीएम बोले, अब सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। पिछले 10 वर्षों में सेना और मजबूत हुई है। नया भारत हमने सहता नहीं, जवाब देता है। तो आइए सुनिए और देखिए। का कार्य आंतरिक सुरक्षा में कानून का राज स्थापित करने में पुलिस की हुई होती है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। सायंकाल होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उपद्रवी और उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले ही लोगों के घर में, लोगों के मन में एक आशंका आ जाती थी, पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्रदेश में विकास ठप हो गया था। मुझे नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर कासगंज वासियों को 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी मिल रही है। इसके लिए कासगंज के जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए यहां की जनता जनार्दन का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं बधाई देता हूं कासगंज वासियों को कि आज इतनी परियोजनाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। कासगंज, याद करिए, जब सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया आगे चल रही थी, भगवान श्री विष्णु का तृतीय अवतार 12 भगवान के रूप में इसी धरती पर, सोरों की धरती पर, इस धरा के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। सोरों की इस पावन धरा को, जो कासगंज जनपद की पावन धरा है, इसको नमन करता हूं। और ये हमारा सौभाग्य है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध नहीं लगा सकता है। अगर लगाएगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा और फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज मुझे 191 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए कासगंज के अत्याधुनिक पुलिस लाइन के लोकार्पण का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। ये लोकार्पण केवल एक पुलिस के लिए नहीं, पुलिस के लिए यहां अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। 1000 बैरक बनाए गए हैं। 1000 पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक बनाए गए हैं। यहां पर पुलिस के जुड़े हुए अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी दी गई है। पुरुष हो या महिला का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कासगंज जिले में 724 करोड़ रुपए की 60 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। पुलिस लाइन का उद्घाटन किया। साथ ही भाषण में 2017 से पहले सरकारों को जमकर घेरा। कहा भ्रष्टाचार की सरकार थी। 2017 के बाद हमारी सरकार आने के बाद जिले में काफ़ी विकास तेजी से हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो दुनिया भर के शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण दे सके। साथ ही उसने एक श्रीलंकाई नागरिक की याचना खारिज कर दी जिसमें उसने यहाँ शरण लेने का निर्देश देने की मांग की थी, क्योंकि उसका दावा था कि उसके अपने देश की उसकी जान को खतरा है। न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अनुयायी वाली शीर्ष अदालत की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि भारत शरणार्थियों की मेजबानी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पहले ही से ही अपने 140 करोड़ की आबादी का प्रबंध करने के लिए संघर्ष कर रहा है। याचिकाकर्ता को श्रीलंका में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम
से कथित संबंधों से संदेह के बाद 2015 में भारतीय अभियोजन एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हुए ओडिशा बसपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा कि ओडिशा में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं। तो आइए सुनिए। ये बहुत राइट टाइम में राइट स्टेट जजमेंट दे दिए। मैं स्वागत करता हूँ सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट को। ये भारत धर्मशाला नहीं है जो आएगा बैठेगा रहेगा, ऐसा नहीं चलता है देश में। सुप्रीम कोर्ट बहुत स्ट्रांगली एवं विथ ऑल क्लैरिटी स्टेटमेंट दिया है और जजमेंट दिया है। इसको सरकार ने जरूर केंद्र सरकार इस बारे में करेंगे, राज्य सरकार भी इस काम में लगेंगे। जो हमारा संवैधानिक दायित्व है इसको निर्वाह करेंगे जरूर। सुप्रीम कोर्ट राय को फिर मैं स्वागत करता हूँ। सर, अगर ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में हजारों की संख्या में बांग्लादेशी निवास कर रहे हैं। काफी लंबा संख्या में बांग्लादेशी अभी ओडिशा में अनुप्रवेश किए। इसके बारे में सरकार इनको लोकेट करता, आइडेंटिफाई करता और क्या करना है इसको भी निर्णय सरकार करेगा। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार को भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और दूरदृष्टि को दिया। असम और पूर्वोत्तर में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की जल रही परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान बोलते हुए सोनोवाल ने कई क्षेत्रों में सरकार के विकास प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सड़क, रेलवे, वायुमार्ग और जल मार्गों के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी का हवाला देते हुए पूर्वोत्तर के परिवर्तन पर जोर दिया, जिससे क्षेत्र विकास में तेजी आई है। पीएम के मार्गदर्शन में पूर्वोत्तर सहित भारत का हर हिस्सा आगे बढ़ा है। सोनोवाल ने अंतर्देशीय जल मार्गों में महत्वपूर्ण प्रगति का विवरण दिया, जिसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, नदी बंदरगाह और यात्री सुविधाओं की स्थापना शामिल है। जिन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही है, जिनमें से 600 करोड़ रुपए ही पूरे हो चुके हैं। तो आइए सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल में जो प्रगति हासिल की है, जो विकास संभव हुई है, इसकी वजह से आज भारत ने दुनिया में अपना अलग सा पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। पिछली 11 साल का जो उपलब्धि है, इस उपलब्धियों ने आज देशवासियों को आत्मविश्वास जगाने का काम किया है, मनोबल जगाने का काम किया है और शक्ति देने का काम किया है। और इसलिए भारत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के वजह से आज दुनिया की चौथा यानी कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की हर प्रांत को विकास के लिए जो नई नीति, नई जो परियोजना, जो अलग अलग जो स्कीम अपनाया है और इसको सही समय पर लागू किया है, इसकी वजह से आज हर प्रदेश ने, हर प्रांत ने तरक्की करने में सफलता प्राप्त की है। तो अलग अलग प्रांतों का साथ हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी आगे ले जाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मान्यता दी है, जो महत्व दी है, जो सहयोग की है, इसके वजह से यहाँ सड़क हो, पुल हो, रेलवे हो, रोडवे हो, आपको एयरवेज हो, वाटरवेज हो, हर सेक्टर में आज जैसे कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन मजबूत हुई है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट जाग उठा है। नॉर्थ ईस्ट ने भी विकास के रास्ते में तेज से चलने लगा है। तो हमारे मंत्रालय को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दी, उसी निर्देश को निष्ठापूर्वक पालन करते हुए हम लोगों ने भी हमारे उत्तर पूर्व के अलग अलग प्रदेश सरकार का साथ बातचीत करके उनके प्रस्ताव के मुताबिक अलग अलग कार्यक्रम हमने सफल रूप दी है। और यहाँ जो नेशनल वाटरवेज है, चाहे ब्रह्मपुत्र हो या बराक हो, अलग अलग
जो हमारे जलमार्ग है, इस जलमार्ग विकास के लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेष रूप से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और हमारी रिवर पोर्ट हमने खड़ा की है। साथ साथ में हमारी अलग अलग प्रदेश में हमारे पैसेंजर्स जेटी, कार्गो टर्मिनल्स और उसी हिसाब से अलग अलग व्यवस्था हमने खड़ा की है। करीबन 2000 करोड़ का काम चल रहा है, इनमें से अब तक 600 करोड़ का काम पूरा हुआ है। तो इसी प्रांत में नई पीढ़ियों को शिपिंग का अलग अलग प्रदेश का बच्चों को स्किल दी गई है, जिसके वजह से उनको रोजगार भी मिली है। तो साथ साथ में शिप रिपेयर फैसिलिटी भी डेवलप की गई है और आधुनिक रिवर क्रूज की गतिविधियां बढ़ाने के लिए क्रूज का टर्मिनल हो और क्रूज के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने कदम उठाए हैं। तो वी आर ऑल पुटिंग आवर एफर्ट्स एंड दैट इज व्हाई इन द ऑल सेक्टर्स the speedy growth of Assam and Northeast has now become visible. We are confident about our future. Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, now India could able to position itself one of the fourth largest economy in the world. So that demonstrate the power of our kind of planning, power of our execution and power of our ability. आज के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल हॉर्नबिल टीवी भारत।